पिछले क्लास में स्टडी किया है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एरिया पर टोटल जितनी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्वांटिटी ऑन एन एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू EA, दैट इज EA cos थीटा। और इसके क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये इनका आपस का रिलेशन। इसमें ये जो गॉस थ्योरम है, हम इसे यूज करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। फिर से सुनिए, देयर आर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक पॉइंट चार्ज, चार्ज इन ए स्ट्रेट लाइन, चार्ज इन ए प्लेन, चार्ज इन ए स्फेरिकल शेल। So there may be different type of charge distributions. हर चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक पॉइंट इससे r डिस्टेंस पर है, पॉइंट P, ये r डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसका फॉर्मुलेशन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कूलम्स लॉ से हमको जो फॉर्मूला मिला है दैट इज फॉर द पॉइंट चार्ज, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। लेकिन ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, और ये चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। हर एक का R भी अलग अलग है, सबके E की क्वांटिटी अलग अलग होगी, सबके E की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर जो टोटल E बनेगा, इसको सिंपली ऐसे निकालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कभी हम इसको कैलकुलस के मेथड से निकाल सकते हैं, बट इवन दैट मेथड विल बी वेरी लॉन्ग। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, एंड दैट इज अवर मेन एप्लीकेशन जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम को स्टडी करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, हम एक सरफेस को इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि एक सरफेस हमने यहां पर बनाई, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस यानी एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल, वो एक क्लोज्ड सरफेस है। एक क्यूबॉइड बनाया, वो एक क्लोज्ड सरफेस है। एक सिलेंडर ऊपर नीचे से बंद कर दिया, दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस। ये सब क्लोज्ड सरफेसेस के एग्जांपल्स हैं। तो गॉसियन सरफेस, हम इसमें से कोई भी क्लोज्ड सरफेस लेते हैं और उसको कहीं भी स्पेस पे जहां हमारी इच्छा हो वहां हम बना देते हैं। अभी आप देखेंगे हमने इसको किस किस तरह से बनाएंगे। ओके, गॉसियन सरफेस जब हम बनाते हैं तो एक स्पेशल चीज हम यूज करते हैं। गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या लेते हैं, किस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसे देखिए। उस गॉसियन सरफेस पर हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो हमने EA cos थीटा को कैलकुलेट करना है। A इज टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये टोटल एरिया हमको ज्योमेट्री से मिल जाता है। अब अगर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमको E चाहिए और थीटा चाहिए। E और थीटा हम गॉसियन सरफेस ऐसी बनाना चाहते हैं कि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्री। फिर से गॉसियन सरफेस किस पर डिपेंड करती है? तो गॉसियन सरफेस सिमेट्री पर डिपेंड करती है। गॉसियन सरफेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर सिमेट्री। किस चीज की सिमेट्री? तो E और थीटा की सिमेट्री। गॉसियन सरफेस हमारी ऐसी होनी चाहिए आइडियली कि हर पॉइंट पर E की वैल्यू एक समान हो और थीटा की वैल्यू यानी E और एरिया के बीच का एंगल वो भी हर जगह पर एक समान हो।
इसका क्या मतलब है, इसका थोड़ा मतलब समझिए कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर में सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा q अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा q अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर भी q अपॉन r स्क्वायर। हर जगह पर हम क्या देखते हैं, r की वैल्यू एक समान है, तो e की वैल्यू भी कैसी होगी, एक समान। तो ये सिमेट्री हो गई कि सब जगह e की वैल्यू एक समान है। उसके बाद थीटा देखिए, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पर एरिया वेक्टर ये है ds और ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर ds। एरिया पर एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर है, वेक्टर ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, यही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों के बीच कितना एंगल, 0। अगर हम ये वाला ds लेते हैं, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसका एरिया वेक्टर है ds, दोनों के बीच का एंगल 0। इस तरह से किसी भी पॉइंट पर E और ds के बीच का एंगल कितना मिलेगा, 0। दिस इज सिमेट्रिक। इस तरह से यहाँ पर हमको ये सिमेट्रिकल सरफेस मिलती है और इस सरफेस की शेप क्या है, स्फेरिकल शेप। वैसे ही आप देखिए, अगर हम आपको ये बोलेंगे कि ये एक चार्ज लेंथ है, इट इज ए लाइन, इन्फिनिट लॉन्ग लाइन चार्ज, देन इफ यू वांट टू मेक ए गॉसियन सरफेस, तो हम सोचते हैं कि चलो जैसा यहाँ स्फीयर बनाया वैसा यहाँ बना देते हैं। दिस ये वाला स्फीयर जब हमने यहाँ बनाया तो इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना दूर है, r। ये वाले का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, क्या दोनों जगह e की वैल्यू एक जैसी होगी, नहीं होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर ds ऐसा बना, ये e की वैल्यू, e का वेक्टर और ये ds का वेक्टर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इसका एंगल। यहाँ पर हम देखते हैं ये ds वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। यहाँ 0 है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज, उसके लिए स्फेरिकल शेल को गॉसियन सरफेस के फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री शो नहीं करता। पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फेरिकल शेल को गॉसियन सरफेस ले सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्री शो करती है। अब ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के चारों तरफ हमने एक सिलेंडर बनाया। ये लाइन चार्ज है और यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया है। इस सिलेंडर के पास ये कर्व्ड सरफेस है और ये इसको चार्ज को हमने रखा इसकी एक्सिस पर। इस एक्सिस से कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट कितना दूर होता है, r। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ भी q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर हर जगह पर r बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। दूसरा देखिए, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल 0। ये एरिया वेक्टर ds और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 0। किसी भी जगह पर आप कर्व सरफेस में देखिए, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये लंबा कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है और ये ऐसे सरफेस गोल घूमेगी। इस जगह पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी रेडियल आउटवर्ड। हर जगह पर दोनों की डायरेक्शन एक मिलेगी और एंगल हमेशा क्या मिलेगा, 0, दैट इज सिमेट्रिक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिमेट्री है और एंगल की भी सिमेट्री है, इसलिए सिलेंडर का फॉर्मेशन
लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस के लिए फिट है। तो अगर हमको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है एक लाइन चार्ज के चारों तरफ, तो कौन सी लेंगे? सिलेंडर। और अगर पॉइंट चार्ज के चारों तरफ लेनी है तो स्फीयर। इसी तरह से दूसरी शेप्स आएंगी, जैसे इनफिनिट लॉन्ग शीट, ए शेल ऑफ चार्ज। तो सब के लिए हम लोग ऐसे ही कंसीडर करेंगे और हमारी शर्त क्या रहेगी? सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर पूरी एक सरफेस सिमेट्रिकल नहीं हो सकती तो हम अपनी कैलकुलेशन दो पार्ट में करेंगे। जैसे इसकी पूरी कर्व सरफेस का एक सिमेट्री है, लेकिन ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर है ये, इसके बीच का एंगल कितना है? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड ds 90। किसी भी लोकेशन पर लीजिए, हमको कितना मिलेगा एंगल? 90। दिस इज ए सिमेट्री। तो फ्लैट की अपनी सिमेट्री है और कर्व की अपनी सिमेट्री है, तो इसकी कैलकुलेशन हम दो पार्ट में कर लेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सिमेट्री चेंज नहीं होगी। पूरी सरफेस के लिए एक सिमेट्री और इस सरफेस के लिए एक सिमेट्री। सो दिस विल वर्क एज ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए सिमेट्री बड़ी जरूरी है। ये है गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट। दूसरा, गॉसियन सरफेस में देखिए, अगर हम गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस फ्लक्स के लिए E एरिया के साथ लिंक होता है। कहां लिंक होता है? सरफेस पे। इसका मतलब ये E की वैल्यू कहां पर है ली हमने? सरफेस के अंदर, बाहर की सरफेस पर? सरफेस। तो जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसको हमेशा हम गॉसियन सरफेस की सरफेस पर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हम गॉसियन सरफेस ही ऐसी बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर हमने E निकालना है वो पॉइंट उसकी सरफेस में आ जाए। जैसे अगर ये Q है और हमें यहाँ E की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको गॉसियन सरफेस नहीं चुनेंगे, इसको भी नहीं चुनेंगे, हम इसको गॉसियन सरफेस चुनेंगे क्योंकि ये P पॉइंट इसकी सरफेस पर है। और जब हम E की वैल्यू निकालेंगे तो वो E की वैल्यू कहाँ आएगी? ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, और वहीं पर T है। इसलिए ये गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट हुआ और इसकी हम लोग जगह जगह इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे और उससे E की वैल्यू निकालेंगे। ओके, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना, इसकी एक प्रोसेस है, एक ही प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक ही प्रोसीजर को अप्लाई करना है इसलिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उस प्रोसीजर को याद करिए। उसके 4 स्टेप्स हैं, वो चारों स्टेप प्रोसीजर के याद करिए और उसको हर डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते चले जाइए। किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें वो प्रोसीजर फिट हो जाएगा और आप E की वैल्यू निकाल सकते। सो फर्स्ट वी विल राइट दैट प्रोसीजर जिससे हम E की वैल्यू निकालेंगे विद हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, पहला स्टेप है एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करिए। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस और उसको हम लिखेंगे कि हमने कौन सी गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन किया, वेदर इट इज ए स्फीयर और सिलेंडर और रेक्टेंगल, व्हाटएवर। ओके, सो पहले हमको वो बताना है। दूसरा, उस गॉसियन सरफेस की ड्राइंग बनाकर हम ये बताएंगे कि वहां जो चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये हमें बताना है। और हमें ये बताना है कि अलग अलग सरफेस के साथ थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, ताकि ये पता लग जाए कि गॉसियन सरफेस में कौन कौन सी सिमेट्री है। ओके, ये हम पहले स्टेप में इंडिकेट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे। दैट कैलकुलेशन विल बी फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, ये कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जैसे टाइम टू टाइम आएगी इस कैलकुलेशन को देखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? EDS cos थीटा, राइट, और उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट Q।
Q is what? Charge inside the surface. Calculate charge inside the Gaussian surface. Fourth, use Gauss theorem. Closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught to calculate E. By putting values. ये 4 स्टेप में आप E की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ये चारों को कैसे अप्लाई करना है उसको एग्जांपल्स में 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपने लगाने हैं पॉइंट चार्ज पर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो हमारा हर थ्योरम में जैसे आप लिखते हैं, हमको गिवन क्वांटिटीज क्या है और हमने क्या टारगेट किया है, क्या निकालना है, उसको पहले 2 लाइन में आपने समाप्त करना है। उसके लिए हम लिखेंगे there is a charge Q and we have to find out electric field at distance r from it at a point P. फिर से we have to find out electric field at P due to charge Q at a distance r. ये हमको हमारा टारगेट है बस। ओके, ये फर्स्ट आप शुरू करते हैं इसको निकालना। ऊपर पहले ये लाइन आपने इंट्रोडक्शन की लिखी, उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं इसके अनुसार काम करेंगे। ये स्टेप्स आपको कहीं भी लिखने नहीं हैं, ये सिर्फ याद रखने हैं, ये करने के। लिखना क्या है वो हम लोग इधर कर रहे हैं। तो पहले हमने लिखा वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज Q। अब पहले स्टेप की डिटेल लिखते हैं। वी विल राइट, लेट अस ड्रॉ a spherical shell which is having center at the point Q, having radius r. फिर से Gaussian surface, let's consider a shell, a spherical shell as Gaussian surface. It has center at Q, radius R, so that point P lies on the surface. ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा। आगे से जितने भी एप्लीकेशन कर रहे हैं करें, जो भी हम सरफेस बनाएंगे उस सरफेस की डिटेल देंगे और ये बताएंगे कि हमने क्या करना है। वी हैव टू फाइंड E at P। r डिस्टेंस पर हमको E की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है हर डेरिवेशन का। इसके बाद शुरू करते हैं। यहां पर
जो हमने लिखा कंसीडर स्फेरिकल शेल एज गॉसियन सरफेस, यहां पर आर रेडियस लेके हमने गॉसियन सरफेस बनाई, ये गॉसियन सरफेस बनाई। दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये क्यू इसके सेंटर पर है, आर इसका रेडियस है और पॉइंट पी इसकी सरफेस पर आता है। यही चीजें हमने लिखी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ ई एंड थीटा। इसके लिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface has same magnitude at every point। ये बताइए हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। आगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ई को कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि ये सेम है हर जगह। ओके, एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर इज 0 एट एवरी पॉइंट। यहां पर अगर हमने ये ई लिया है और ये एरिया वेक्टर है तो दोनों के बीच कितना एंगल है? 0 एंड एवरीवेयर इट इज लाइक दैट। सो थीटा हैज अगेन बिकम ए कांस्टेंट क्योंकि हर जगह पर कितना है? 0, राइट। तो ये हमने स्पेसिफाई कर, ये हमने कौन सा स्टेप किया? आंसर है ये वाला स्टेप, स्पेसिफाई ई एंड थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया इंट्रोडक्शन का, कि हमने एक डायग्राम बनाया और ये बताया कि हम गॉसियन सरफेस कौन सी शेप की लेने वाले हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कहाँ पर सिमेट्रिकल होगा, और तीसरा हमने ये बताया कि थीटा भी किस किस सरफेस पर सिमेट्रिकल होगी। ये तीन चीजें हमने फर्स्ट स्टेप में बता दी। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप लेते हैं, एंड द सेकंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल TdS। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज क्लोज्ड इंटीग्रल TdS। दिस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल TdS cos थीटा, TdS cos थीटा। अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट्स बाहर आएंगे। कांस्टेंट कौन कौन है? ई भी और थीटा भी। यहाँ हर जगह थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो cos थीटा कितना होगा? 1, दैट विल बी 1। ई डी एस में से कांस्टेंट कौन है? ई, तो दैट विल कम आउट एंड इट विल बी इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रल ds। क्लोज्ड इंटीग्रल ds, इसके पूरे एरिया को इंटीग्रेट किया, कितना हो जाएगा? स्फीयर का एरिया 4πr²। ये हमारा एक कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद ये हमने कर लिया क्लोज्ड इंटीग्रल ds। अब हम लेते हैं कैलकुलेट q इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और यहां नोट करते हैं चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये हमने यहां देखा गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ यही चार्ज है और ये अंदर में है, इसलिए इसकी क्वांटिटी को हमने लिख दिया Q। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो गया? Q। अब फोर्थ स्टेप, यूज थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रल EdS is equal to Q upon epsilon naught। Putting values, पुट करने से क्लोज्ड इंटीग्रल EdS, इसकी वैल्यू क्या मिली हमको? यहाँ पर हमने किया क्लोज्ड इंटीग्रल EdS, वैल्यू क्या आई? E into 4πr²। So this is E into
4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू लिखनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब E की वैल्यू इससे हमने निकाल ली, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू आ गई आर डिस्टेंस पर। कूलम्स लॉ से भी यही वैल्यू आती है, गॉस थ्योरम से भी यही वैल्यू आई, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें आपने देखा चारों स्टेप हमने लगाए और E की वैल्यू निकाली। अब हम एक दूसरा ट्राई करते हैं, अनदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है charge distributed in a very long straight line. This is infinite long line and it is electrically charged. जब एक लॉन्ग लाइन इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है तो उसके चार्ज के लिए हम कौन सा स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं? हाँ, we don't use Q. Q की जगह हम क्या यूज करते हैं? And what is that lambda? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चूंकि ये इंफिनिट लाइन है और हम लोग इसमें टोटल चार्ज नहीं नाप सकते, इस लाइन पर जो चार्जेस हैं इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं पर मीटर चार्जेस, पर यूनिट लेंथ चार्जेस, और उसका नाम क्या देते हैं? लैम्डा। तो इस लाइन के पास पर यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं? लैम्डा। टोटल चार्जेस हमको नहीं मालूम बिकॉज इट इज ए इंफिनिट लॉन्ग लाइन, इसलिए लैम्डा से हमारा काम चलेगा। अगर हम एल लेंथ लेते हैं तो एल लेंथ के पास कितना चार्ज होगा? एल इंटू लैम्डा। ओके, इस लाइन से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। दिस इज अवर टारगेट। तो टारगेट में अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद लिख लेंगे। There is a infinite long line having charge, linear charge density lambda. We had to find out electric field at a distance r. फिर से, there is a infinite long line having linear charge density lambda. We had to find electric field at a point P which is at normal distance of r. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। इस केस में हम गॉसियन सरफेस लीनियर चार्ज के लिए कौन सी लेंगे? ए सिलेंडर। ओके, सो वी विल टेक वन सिलेंडर एंड सिलेंडर विल बी सच दैट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विल बी ऑन द कंडक्टर। सिलेंडर के सेंटर पे जो उसकी एक्सिस होती है, वही एक्सिस पर हमने किसको रखना है? ये वाले चार्ज कंडक्टर को एक्सिस पे रखेंगे तो सिलेंडर कहाँ आएगा? इसके चारों तरफ। इस तरह से यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, इसमें ये एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर की लेंथ हमने मान ली L। ओके, सो दिस इज ए सिमेट्रिकल सिलेंडर। यहां से सर्व के हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r। तो हर लोकेशन पर E की वैल्यू कितनी होगी? सेम Q अपॉन आर स्क्वायर, जो भी पॉइंट चार्ज होगा या जिसके भी कारण होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिमेट्रिकल एट एवरी पॉइंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? दूसरा, अगर ये लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? आंसर है रेडियल आउटवर्ड। और ये जो रेडियल आउटवर्ड है ये ऐसी रहती है, इस तरह से हर जगह पर, हर लोकेशन पर ये ऐसी लाइंस आएंगी रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद कहीं पर भी आप एरिया वेक्टर लीजिए, ds इज द एरिया वेक्टर, एरिया, और ये इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर ds। दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। लेकिन
ये कर्व सरफेस के लिए है। अगर हम फ्लैट सरफेस पर आते हैं तो फ्लैट सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर होता है, ऊपर ds, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर 90, हर पॉइंट पर 90। इसका मतलब हम अपनी कैलकुलेशन दो पार्ट में कर पाएंगे, कर्व के लिए अलग और फ्लैट के लिए अलग। लेकिन कर्व के हर पॉइंट पर थीटा 0 ही है, दैट इज ए कांस्टेंट फॉर कर्व सरफेस। इसी तरह से E इज ए कांस्टेंट फॉर कर्व सरफेस। ओके, ये हमने गॉसियन सरफेस बना दी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, वी हैव कंसीडर्ड ए सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस। द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज along the conductor. सर वो सिलेंडर क्या? Yes, it has flat surface on the top and bottom, and it is a closed surface. It is a hollow cylinder. The closed surface means it has surface on all the sides. जैसे एक खाली ड्रम खाली है लेकिन क्लोज्ड सरफेस है। क्यों? उसके अंदर अगर आप एक बल्ब जलाएंगे उसकी लाइट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि सभी तरफ सरफेस है। तो सरफेस ने उसको क्या कर दिया है, क्लोज्ड, लेकिन अंदर से खाली है। हम वही सरफेस को गॉसियन सरफेस लेते हैं। सॉलिड भरी हुई सरफेस में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वी नीड ओनली सरफेस, इसलिए वो सरफेस हमेशा खाली रहेगी जो भी एनक्लोजर लेंगे। हाँ जी, हॉलो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ सरफेस से मतलब है। आप सॉलिड ले लीजिए, कैलकुलेशन सब सरफेस की करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सॉलिड लीजिए या हॉलो लीजिए, इनफैक्ट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन किसकी है, सरफेस। एंड व्हेन वी से कैलकुलेट इंटीग्रल ds, व्हाट इज दैट, टोटल एरिया। तो जब आप टोटल एरिया लेंगे, एक स्फीयर का लेंगे, तो स्फीयर का आउटर टोटल एरिया कितना होता है, 4πr²। अब ये बताइए ये शेल का है कि सॉलिड स्फीयर का है? दोनों का, शेल का भी 4πr², स्फीयर का भी 4πr²। और हमने सरफेस एरिया लेना है तो हम कितना लेंगे, 4πr²। हाउ डज इट मैटर कि वो सॉलिड है कि हॉलो? इट डज नॉट मैटर, इसलिए इसमें भी इट डज नॉट मैटर। लेकिन हमने एक सरफेस लेनी है सिर्फ, इसलिए हम प्रेफर क्या बोलना करते हैं, शेल। ओके, सो फिर से इस पर आइए। दिस इज ए स्फेरिकल शेल, सॉरी सिलेंड्रिकल शेल, और ये हमने इसको कंसीडर किया एज ए गॉसियन सरफेस। ओके, इसके बाद स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ E एंड थीटा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो आंसर है एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज एट इक्वल डिस्टेंस। नोट कर लीजिए, एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज एट द सेम डिस्टेंस, therefore E is symmetrical, therefore E is symmetrical. Also the angle between area vector and electric field, area vector and electric field is 0 at every point. Area vector and electric field is 0 at every point. For curved surface, उसके नीचे नेक्स्ट पैरा लिखिए, for flat surface angle between E and area is 90 degree at every point. Angle between E and area vector is 90 degree at every point on the flat surface. Okay? अब देखिए, अभी तक हमने क्या क्या किया। यहाँ पर कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, नोट कर लिया आपने।
सिलेंडर के फॉर्म में ये वो सब लिख दिया, एक्सिस यहाँ पर है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ ई, इसके लिए लिख लिया। उसके बाद थीटा, उसके बारे में भी लिख दिया कि हमने एक थीटा लिया है कर्व के लिए और एक थीटा लिया है फ्लैट के लिए। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, ईडीएस कैलकुलेट करना है। तो क्लोज इंटीग्रल ईडीएस यहां पर थीटा कितनी बार चेंज होता है पूरी सरफेस में? 2 बार। या तो उसकी वैल्यू 0 है या उसकी वैल्यू 90 है। इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन के भी 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा हम करेंगे इंटीग्रेशन फॉर कर्व और एक हिस्सा करेंगे इंटीग्रेशन फॉर फ्लैट, 2 सरफेसेस के लिए। तो ये कर्व सरफेस के लिए बोलिए ई डी एस कॉस कितना लिखना है? 0। फ्लैट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ईडीएस कॉस 90 और ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ये हमारा तरीका है। क्लोज सरफेस अगर पूरी एक जैसी सिमेट्री नहीं देती, थीटा 2 जगह बदल रहा है, तो इस क्लोज सरफेस को तोड़ के हम 2 कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू है थीटा की, और दोनों से फ्लक्स निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। तो ये तरीका हमारा बना। जब हमने इसको ऐसा किया तो ये क्लोज का साइन हटा दिया, क्योंकि अब ये क्लोज सरफेस नहीं है। कर्व वाली सरफेस अलग है, ओपन, और फ्लैट भी ओपन, इसलिए क्लोज इसमें नहीं लगाना है, ये याद रखिए। ओके, दिस इज इक्वल टू cos 90 कितना होता है? 0, इसलिए ये वाला पोर्शन 0 हो गया। cos 0 इज इक्वल टू 1। उसमें e की वैल्यू कांस्टेंट है एट एवरी प्लेस, so this we will take as e, और इंटीग्रल ds कर्व सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा? 2 पाई r इंटू l। 2 पाई r सर्कमफ्रेंस, l हाइट, तो 2 पाई r है इसका टोटल ds या टोटल एरिया होगा। ओके, ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद अगली कैलकुलेशन, कैलकुलेट चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक चार्ज पूरा फैला हुआ है, बिकॉज दिस इज इंफिनिट लॉन्ग लाइन। उसमें से कितना चार्ज सरफेस के अंदर है? तो हमारा आंसर है कि ये सारे चार्ज तो बाहर हैं, ये वाले और ये वाले। यहां से लेके यहां तक जो चार्ज हैं इस लाइन में, वो चार्ज इसके अंदर माने जाएंगे। ये चार्ज कितने हैं? तो इसकी लेंथ कितनी है? L, और यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आता है? लैम्डा। इसलिए ये जो चार्ज Q है वो कितना होगा? लैम्डा इंटू L। सो दिस वी विल राइट चार्ज inside Gaussian surface is equal to lambda into L। ये हमने ये वाला स्टेप पार कर लिया, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यूज गॉस थ्योरम। तो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught। एक बार Gauss theorem लिखिए, उसके बाद लिखिए putting values। ये वाला पोर्शन हर एप्लीकेशन में आपको एज इट इज रखना है। पुटिंग वैल्यूज के बाद वैल्यूज अलग अलग रखनी है। तो यहाँ पर EDS की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2 pi r L। 2 pi r L is equal to Q की वैल्यू lambda into L upon epsilon naught। This is E। E into 2 pi r L is equal to lambda L upon epsilon naught। अब इसमें E की वैल्यू निकालिए। E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R। ये वैल्यू आ गई E की। So this is electric field at distance R from a continuous line charge। Since we know flat surface, dono flat
हाँ, दोनों फ्लैप करेंगे। नहीं, हमने दूसरा किया, इसी में ही। आप चाहे तो एक और लिख सकते हैं, फ्लैट 1 और प्लस फ्लैट 2, फिर वही होगा। अब यहाँ पर हमने एक इसलिए किया है क्योंकि दोनों में 90 है, इसलिए दोनों 0 होगा। तो तो लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा पे और आर, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की लेंथ इंफिनिट लॉन्ग है। हमने गॉसियन सरफेस की लेंथ मानी, कंडक्टर की लेंथ तो इंफिनिट लॉन्ग है, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिट शीट ऑफ चार्ज। एक बहुत बड़ी शीट है कंडक्टर शीट, इट्स वेरी लॉन्ग, वेरी वाइड, और ये इंफिनिट शीट है और इसमें चार्जेस फिल्ड अप हैं। इसमें जो चार्जेस भरे हुए हैं इनके लिए हम सिंबल क्या बनाएंगे? What are we going to use for this? Is it Q or lambda? It will be sigma. Sigma क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, that is area charge density. ओके, ये इसके पास है। यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? जैसा आपने पहले दोनों में लिखा, देयर इज ए शीट ऑफ इंफिनिट साइज हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देयर इज ए पॉइंट P at perpendicular distance R, we have to find out electric field at point P due to this sheet। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। इस केस के लिए सुटेबल गॉसियन सरफेस हमने बनाई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, बट दैट सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है और यहाँ पर हमने सिलेंडर ऐसा बनाया, इस तरह से, जैसे ये सरफेस है और ये सिलेंडर इस पर परपेंडिकुलर। कहां तक बनाया? R तक। और ये सिलेंडर में सिमेट्री लाने के लिए हमने इधर भी सिलेंडर ऐसा बनाया, यानी ये सिलेंडर पूरा ऐसा लंबा बना दिया, R इस तरफ और R इस तरफ, ताकि दोनों सरफेस इसकी बराबर डिस्टेंस पे रहें एंड इट विल बी ए सिमेट्रिकल डायग्राम, बिकॉज गॉस थ्योरम का रूट क्या है? सिमेट्री। सो वी हैव मेड ए सिलेंडर लाइक दिस। ये एक सिलेंडर है, ये मानिए कि ये ऐसा गया और शीट को पंक्चर करते हुए पीछे आ गया यहां तक। इधर डिस्टेंस R है तो इस तरफ भी इसका डिस्टेंस R। इसका सरफेस एरिया हमने माना A। ये गॉसियन सरफेस हमने इसमें मानी। इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? किसी भी सरफेस पर जब हम चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आंसर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हर जगह पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहां पर ये ऐसा होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी। ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का ये वाला छोटा सा एरिया ds और ये एरिया वेक्टर ds। क्या चीज?
सिलेंडर की जगह क्यूबॉइड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्यूबॉइड ही सिमेट्रिकल होगा, सिलेंडर भी सिमेट्रिकल होगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और दोनों से बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन आएगा। दैट आई विल टेल यू कैसे, कहां पर एक ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, ये सरफेस है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा इस तरफ। यहां पर एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री। लेकिन यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर लेते हैं ds, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू। ओके, तो अब सुनिए, हमने तीनों चीजें बता दी। ये गॉसियन सरफेस के लिए क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर whose axis is perpendicular to the surface. Its length is r on one side, so that p, इधर ध्यान दीजिए भाई, so that p is lying on the flat surface. This. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. This will make zero angle with the area vector for the flat surface, and it will make 90 degree with the curved surface. ये हो गया. This is we have introduced these 2 points. ये दोनों पॉइंट हो गए. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. नेक्स्ट इज इंटीग्रल EDS की वैल्यू निकालना. क्लोज इंटीग्रल E dot ds. This is equal to closed integral EDS cos theta, और इस क्लोज इंटीग्रल के हमने 2 हिस्से कर दिए, एक कर्व, दूसरा फ्लैट 1 और तीसरा फ्लैट 2. 3 सरफेस हमने बनाई, एक कर्व, एक इधर का फ्लैट और एक इधर का फ्लैट. तीनों कर्व के लिए वैल्यू रखिए E ds cos. ये है कर्व. कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 90. E ds cos 90. उसके बाद फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0. और ये सेकंड फ्लैट सरफेस, यहां पर E की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, ds और E. इन दोनों के बीच कितना एंगल है, so that will also be 0. So this is E ds cos 0. कई बुक्स में लिखा गया है या कई टीचर बताते हैं दिस E इज नेगेटिव, इसलिए इस E के सामने क्या साइन रखना चाहिए, माइनस. एट द सेम टाइम दिस एरिया वेक्टर इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. तो यहां आप क्या रखेंगे, माइनस E माइनस ds. तो दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा, प्लस. और एंगल दोनों के बीच में 0, so that does not make any difference. So this is equal to cos 90 कितना हो जाएगा, 0. So this expression is 0. ये कितना हो गया, E into integration of ds. अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है, ये हमने किसके लिए लेना है, फ्लैट. ये जो फ्लैट सरफेस है, इसके पूरे एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये एरिया हमने कितना माना है, a. इसलिए इंटीग्रल ds को क्या लिख सकते हैं, a. So this will be E into a और cos 0 1, E into a plus this is also E into a. ये आ गया, this is 2b. ये हमने वैल्यू निकाली क्लोज इंटीग्रल EDS. ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं.
हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड इट, इसके अंदर चार्ज कितना है। इसके अंदर चार्ज को निकालने के लिए डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये पूरी शीट के पास चार्ज है। इस चार्ज का हमारे पास क्या मेजरमेंट है, सिग्मा। कितनी जगह में सिग्मा होता है, 1 स्क्वायर मीटर में। इसके अंदर कितना एरिया है, A। वो उस पूरे को पाई आर स्क्वायर को हमने A मान लिया। अब अगर ये एक सिलेंडर है तो ये गोल है और एरिया कितना, A। अगर ये क्यूबॉइड है तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेकिन एरिया हम कितना मान चुके हैं, A, उसका एरिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी शेप आप कैसी भी लीजिए, सिलेंडर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, कुछ भी लीजिए, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। एरिया हमने कितना मान लिया, A, तो इसके पास चार्ज कितना होगा, चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। ये हो गया चार्ज इनसाइड। अब उसके बाद अप्लाइंग गॉस थ्योरम, applying Gauss theorem, closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught, putting values, closed integral EDS की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 2EA, this is equal to Q upon epsilon naught। Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया। तो E की वैल्यू बताइए, A कैंसिल हो गया और E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये E की वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब इसको देखकर एक चीज बताइए, यहां से अगर हम r डिस्टेंस पर जाते हैं तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। अगर ये डिस्टेंस हम 2r कर देते हैं, 2r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में r नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। ये कैसे हो सकता है कि जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखिए, जब एक फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड से आप देखेंगे ऐसी मिलेगी, दिस। ऐसी क्यों होंगी? क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस करना मना है, इसलिए सब कैसी जाएंगी, पैरेलल, एंड देयर विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मींस हर जगह एक जैसा। अगर आप इसकी डेंसिटी देखेंगे, हमने एक रिंग लिया, अरे मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा, अगर हमने एक रिंग लिया और उस रिंग को यहाँ रखा तो उसके अंदर कितने लाइंस आएंगी, 4 r डिस्टेंस पर है। यहाँ से हमने उठा के 3r डिस्टेंस पर ले गए, ये 3r डिस्टेंस पे इसको रखा। अब इसके अंदर कितनी लाइन है, 4, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और वो फैलती नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ, ठीक है? तो इसलिए आप दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता। जब एक पॉइंट चार्ज होता है Q, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होती है, ऐसे। यहाँ पर अगर आप एक रिंग पहनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, इसी रिंग को यहाँ ले जाइए,
1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट चार्ज के कारण है वीक होते जाता है। और दूर आप यहाँ ले जाएंगे 2 ही लाइन आएगी, और दूर ले जाएंगे 3 ही लाइन आएगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाता है, और ये जो पैरेलल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट इसकी लेते हैं। दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला डिस्ट्रीब्यूशन जो इस शेल को हमने चार्ज किया, वो चार्ज इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड इट इज हियर एवरीवेयर। इसको हमने टोटल चार्ज दिया Q। So charge Q is given to a shell, it is distributed all over its surface. We have to find out electric field at a point which is at a distance r from the center. r distance पर एक पॉइंट P है, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये हमने स्पेसिफाई कर दिया एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? कंसीडर गॉसियन सरफेस। सो वी विल कंसीडर ए गॉसियन सरफेस व्हिच इज ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल of radius r, so that P lies on it, और यहाँ पर r रेडियस को मान के हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की। दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस से लाइंस कैसी निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड। इस पर परपेंडिकुलर बनाकर रेडियली आउटवर्ड एस ई इधर अच्छा, एरिया वेक्टर कैसा होगा? एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, और नॉर्मल टू द सरफेस अगर लेंगे तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। दिस इज एरिया वेक्टर ds, और यही किसकी डायरेक्शन है? E की। तो एंगल उनके बीच कितना हुआ? 0। सो फॉर एवरी E द एंगल विल बी 0। ओके, ये इसका एंगल और E के बारे में हमने बता दिया। द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। द सेकेंड पॉइंट, कंसीडर क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। EDS cos theta। EDS cos theta is equal to E integral ds cos 0. This is equal to E 4 pi r square। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड क्यों है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगी, और अगर ये सरफेस हम लेंगे और यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, वो नॉर्मल कहाँ से आएगा? सेंटर की डायरेक्शन से आएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। इसलिए इसके पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियल आउटवर्ड। अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये दोनों जगह हो गया 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये जो एरिया वेक्टर है ये यहाँ कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल, और इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन E एंड ds। ओके, ये हमने सिमेट्री में बता दिया, और ये हमने निकाल दिया
दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू। ये वाले सरफेस को हमने कितना चार्ज दिया था, क्यू, और ये गॉसियन सरफेस बनाई। अगर ये गॉसियन सरफेस बनाई तो इसके अंदर कितना चार्ज है, पूरा का पूरा इसके अंदर है, और वो पूरा चार्ज कितना है, क्यू, इसलिए इसके अंदर चार्ज कितना माना जाएगा, क्यू। सो दिस इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज क्यू। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज क्लोज इंटीग्रल EdS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग वैल्यूज, क्लोज इंटीग्रल EdS, इसकी वैल्यू E 4 पाई r स्क्वायर, Q की वैल्यू Q, तो E की वैल्यू कितनी आई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये E की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज, और उस शेल को कितना चार्ज दिया हुआ है हमने, Q। So this is E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square। ठीक है, और ये r हमें कहां से नापना है, सेंटर से। अब आप ये देखिए कि अगर इसका डिस्टेंस इतना होता तो कोई फर्क पड़ता है इसको, नो डिफरेंस, और अगर ये इतना बड़ा होगा इवन देन देयर इज नो डिफरेंस, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही होगा। ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए या इसके कारण बनाए, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस। ओके, ये हो गया इसके कारण। यही फॉर्मूला किसके लिए आया था, पॉइंट चार्ज के लिए, और यही किसके लिए आया, शेल। अब ये जो R है, दिस इज आउटसाइड द शेल। अगर हम इस R को छोटा करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, इस तरह से R कम होने से वैल्यू बढ़ेगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक ये कहां पहुंचेगा, सरफेस। सो दैट विल बी केस 2। दिस इज केस 1। Case 1, R is longer than R, यानी हम जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस के बाहर है। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज लार्जर देन रेडियस। दूसरा इसका लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज ऑन द सरफेस। Case 2, R is equal to R। इस केस में यहां पर हम R पुट कर देंगे एंड दिस विल बी E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। And this is maximum। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है गॉस थ्योरम का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है। व्हेन देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द शेल, व्हाट शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट। तो इसको देखिए किस तरह से करना है।
वैसे ही जो हमारे स्टेप्स हैं उसी तरह से ही बनाएंगे। दिस इज ए शेल, इट हैज गॉट चार्ज ऑन द सरफेस and there is a point P inside it and this is at a distance R. इसका रेडियस R है, so this R is smaller than R. So R smaller than R indicate that point P is inside the spherical shell. ये हो गया, ओके। अब अगर हमने P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम अपने वही चारों स्टेप फिर से शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। सो वी विल राइट दैट वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस थ्रू P. ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस थ्रू P हैविंग रेडियस R. उसके बाद हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेप को बाईपास करके सीधा थर्ड स्टेप पे आते हैं। हाउ मच इज द चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस? ओके, यहाँ देखिए चार्ज यहाँ पर है, गॉसियन सरफेस यहाँ है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0, देयर इज नो चार्ज हियर। सो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस 0. चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0. Therefore closed integral EDS is equal to 0. गॉस थ्योरम क्या बताता है? क्लोज्ड इंटीग्रल EDS is equal to Q upon epsilon, और Q की वैल्यू क्या है? 0. इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल EDS कितना हो गया? 0. ओके, सिंस इंटीग्रल DS is not 0, therefore E is equal to 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0. दिस इज इनसाइड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए शेल, इनसाइड ए क्लोज्ड शेल इज 0. इट्स इम्पोर्टेंट, इसलिए फिर से एक बार सुनिए, मैं पूरा रिपीट करता हूं। देयर इज ए चार्ज सरफेस, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द चार्ज सरफेस. लेट दैट पॉइंट बी P, which is at a distance of small r from the center. We consider a Gaussian surface passing through P. This Gaussian surface is a concentric sphere with the radius r. We draw this Gaussian surface. Now the charge inside this Gaussian surface is 0 because all the charge is outside the Gaussian surface. Therefore Q is equal to 0. In that case, applying the Gauss theorem, closed integral EDS is equal to 0. Since integral ds is not 0, therefore E should be equal to 0. Therefore E is supposed to be 0 at point P. And now P can be anywhere inside. P कहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी P होगा, तो यहाँ हमने सरफेस बनाई, तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0. बिल्कुल इस सरफेस, ये जो सरफेस है मेटल की, इस सरफेस पर ही हमने सरफेस बनाई, तो भी चार्ज कहाँ है? आउटसाइड. तो अगर हम ये बोलेंगे कि ये सरफेस ऐसी बनी हुई है, लाइक दिस, और इसको हमने चार्ज दिया, तो चार्ज ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है. चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? आउटसाइड, यहाँ. अब हमने अपनी गॉसियन सरफेस यहाँ बनाई, ये गॉसियन सरफेस बनाई. अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. इसलिए इंटरनल सरफेस पर E की वैल्यू क्या होती है? 0. और जो E की वैल्यू होती है वो सिर्फ कहाँ होती है? आउटर सरफेस. ठीक है, इस तरह से इसको आप कंसीडर करेंगे, द चार्ज रिमेन आउटसाइड.
ओके, दिस इज फॉर द शेल व्हेन इट इज इनसाइड। अब हमने 3 केसेस इसके किए, व्हेन द पॉइंट P इज आउटसाइड, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस एंड व्हेन इट इज इनसाइड। और तीनों के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन मिले। इसका ये मतलब है कि पॉइंट P का डिस्टेंस R अगर चेंज होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। और ये जो दोनों चेंज होते हैं इनको हम रिलेटिवली ग्राफ में दिखा सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस R, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसके लिए है? शेल। जैसे ये R इंफिनिटी पे होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 होगा। R कम होते जाता है और इसकी हमने कैटेगरी की, ये सेंटर है, तो शेल के सेंटर पर R की वैल्यू क्या होती है? 0। थोड़ी दूर जाएंगे, ये इसकी सरफेस आ गई, यहाँ R की वैल्यू R के बराबर, उससे और दूर जाएंगे, ऐसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब हम शेल के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। जब तक हम इस रेडियस के बराबर नहीं पहुंच जाते तब तक E की वैल्यू 0, तो उसका ग्राफ बनेगा ये 0। कहां तक? R तक। जैसे ही R पे पहुंचते हैं ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, ये वैल्यू मैक्सिमम। उसके बाद जब इसके बाहर निकल कर जाते हैं बाहर, तो इसकी वैल्यू कम होते जाती है, और जो हमने फॉर्मूला निकाला था दैट वाज E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होता है? आंसर है ये इनका ग्राफ होता है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये बना ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? E वर्सेस R, ER ग्राफ फॉर शेल ऑफ चार्ज। तो ये ER ग्राफ याद रखिए। पोटेंशियल में आपने 2 ग्राफ पढ़े हैं और ये वाला एक शेल का ग्राफ है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। के लिए अगर हम बाहर पॉइंट लेते हैं, बाहर पॉइंट लेने से ऐसा ही हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सब कैलकुलेशन कैसी चलेंगी? जैसा हमने शेल के लिए की थी वही कैलकुलेशन होगी और हमारा रिजल्ट भी वही आएगा, और E की वैल्यू आएगी Q/4πε0 r²। केस 2 ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस में E की वैल्यू Q/4πε0 r²। ये आ जाएगा। अब तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज केस 3, और यही ज्यादा पूछा जाता है व्हेन R इज स्मॉलर देन R। R इज स्मॉलर देन R, यानी पॉइंट P कहां पर है? इनसाइड। P इज इनसाइड। ये टेक्निक को थोड़ा सीखिए, क्योंकि ये हमको सिलेंडर के लिए भी आ सकती है, किसी भी चीज के लिए आ सकती है। आगे जाके इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में भी आएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट में फिर आएगी। जब भी कोई पॉइंट P अंदर हो जाता है तो हमने कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर पॉइंट P है विच इज इनसाइड। हमारा पहला स्टेप क्या है? गॉसियन सरफेस बनाना। ये पॉइंट P है अंदर में, ओके। ये पॉइंट P इनसाइड है, यहां पर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लैंग्वेज वही रहेगी, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये गॉसियन सरफेस बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? रेडियल आउटवर्ड। थीटा हर जगह कैसा रहेगा? 0 डिग्री। ये सब पहले वाली चीजें वैसी की वैसी ही रहेगी, ओके। इसका रेडियस R है। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS cos थीटा।
इसमें ई सिमेट्रिकल है तो हर जगह ई रहेगा। इंटीग्रल ds, इसका एरिया कितना होगा? इसका रेडियस है स्मॉल r, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये इसके सरफेस एरिया हो गया, दैट इज इंटीग्रल ds। cos थीटा तो cos 0 1 पहले ही हो गया, सो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल eds। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर चार्ज कितना है? चार्ज इनसाइड। इसका चार्ज इनसाइड निकालने के लिए हम एक चीज कंसीडर करते हैं, इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बताइए। इज इट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूमेट्रिक। तो ये हमने माना इसका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कितना है? रो पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वाला जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हमको चार्ज निकालना है तो उसका तरीका क्या है? रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो ये हमने लिखा चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। रो इनटू वॉल्यूम किया तो क्या आ गया? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और यही हमको चाहिए था। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हमने कंसीडर किया eds cos थीटा e4 पाई, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अप्लाई गॉस थ्योरम। क्लोज इंटीग्रल eds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने लिखा e 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कैंसलेशन करिए, पाई r स्क्वायर पाई 4 4, सो e इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये e की वैल्यू है, ठीक है। इसमें रो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अगर हमको ये दिया गया है कि इस पूरे स्फीयर को जिसका रेडियस r है, इसको हमने चार्ज q दिया है, q चार्ज, तो रो की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अगर हमने क्या दिया? q। तो किसी किसी बुक में आप देखेंगे उन्होंने q के टर्म में बनाया है, तो q के टर्म में बनाने के लिए क्या किया? वहां पर रो की वैल्यू रख दी। So what is this q? Total charge given to the full sphere, and what is this r? Radius. This is a constant radius. और ये वाला r क्या है? जितनी दूर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसके बेसिस पर बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और सरफेस पे आएंगे तो कितना होगा? यस, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये होगा। आपने पहले सरफेस में कितना निकाल के रखा है? ये है, ओके। इसमें q किसके बराबर होता है? q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। अगर हम वो चीज यहां कर दें, दिस विल बी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सब कैंसिलेशन करिए, दिस विल बी रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R। ये तो अगर आप इस रास्ते से निकालेंगे तो r पर ये आ जाएगा, और अगर इस रास्ते से निकालेंगे तो भी सरफेस पे रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ओके। तो इन साइड के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब दो बातें, क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? आंसर है नो, एक्सेप्ट सेंटर, नो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होती है। दूसरा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होता है? आंसर नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सेंटर से जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, और ऐसे इंक्रीज होते होते कहां तक आएगा? सरफेस तक। उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो फिर से कम होगा। ऐसा क्यों? जब हम सरफेस तक जाते हैं
तो डिस्टेंस तो बढ़ता है, साथ साथ में टोटल चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं जो कि उसके अंदर है। लेकिन जब हम इसके बाहर निकल जाएंगे तो खाली डिस्टेंस बढ़ता है और चार्जेस नहीं बढ़ते, इसलिए वो फिर से कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इसका ग्राफ बनाने के लिए यहां पर 0, ये डिस्टेंस है r, तो 0 से r तक सरफेस तक इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कांस्टेंट है, 0 है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए पावर 1 r1, दिस इज ए लीनियर कंसिडरेशन एंड इट इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू r। तो यहां से ये बनेगा ये लीनियर, E इज प्रोपोर्शनल टू r। ये हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्फीयर ऑफ चार्ज। ये है E और ये R, ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। आउटसाइड में हमने क्या निकाला? आउटसाइड E is proportional to 1 upon r square, inside E is proportional to r, 1/1। ये आ गया। तो इस तरह से ये वाला ग्राफ इसका बना, और पहले वाला ग्राफ आप देख चुके हैं। अगर ये स्फीयर की जगह शेल होगा तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, ये शेल के लिए है और ये स्फीयर के लिए। तो दोनों का आउटर पोर्शन एक जैसा है, पर अंदर में स्फीयर होगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होकर 0 आएगा, और शेल होगा तो सरफेस से लेके अंदर तक हर जगह 0 होगा। ओके, तो ये दोनों इसके ग्राफ है। सिग्मा 2, फिर से देखिए, देयर आर 2 पैरेलल प्लेट्स, कुछ भी इनका एरिया है, एक में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और एक में सिग्मा 2। एक केस में दोनों के पास सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस 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 प्लस। दूसरा केस हम कंसीडर करेंगे जब दोनों के पास अपोजिट चार्जेस हैं। दोनों केस कंसीडर करने हैं। अब इसमें इन दोनों की चार्ज डेंसिटी एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, तो पहले हम अलग लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 पोजीशन लेते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड, एट द सेंटर एंड ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में लीजिए, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। आर का कोई उसमें है ही नहीं टर्म, इसलिए क्या वैल्यू है? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी है? माइनस। सो दिस E इसके कारण कितना हुआ? माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दिस विल बी माइनस, अगेन माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? दिस इज लेफ्ट। ये इसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक समान हैं, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हुआ? 2 सिग्मा। 2 इससे कैंसिल हो गया, तो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नेगेटिव। माइनस मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अब ये वाला पॉइंट लीजिए। ये पॉइंट कहाँ है? इनसाइड। इनसाइड यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस इसके कारण यहां पर नेगेटिव माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. नाउ इन केस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा that is 0 and this E will be 0. Okay, अब third case on right side. यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, इसके कारण ये वाले रो के कारण सिग्मा 1 के कारण इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसके कारण भी इधर ही बनेगा. इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, दिस E is सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. ये आ गया. अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं तो ये कितना होगा, सिग्मा अपॉन. ये वाला रिजल्ट जरा देखिए, ये हमको बताता है कि अगर दोनों प्लेट्स में एक समान चार्ज डेंसिटी है तो उसके बाहर लेफ्ट में और बाहर राइट में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये आपको याद है. इट इज एज गुड एज इनसाइड ए शेल, वैसे ये भी बन रहा है इनसाइड. तो और ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में है तो प्लस. ये हो गया. अब इस केस को देखिए, इसमें इसके पास है सिग्मा 1 और इसके पास सिग्मा 2. पहले हम लेफ्ट का केस लेते हैं. लेफ्ट यहां पर ये कैसा बनाएगा, इधर, और ये किधर बनाएगा, माइनस. माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस होता है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा इसके कारण. तो ये जो E1 बनता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसका साइन माइनस. इसके कारण ये जो E2 बनता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट और इसका साइन क्या दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट क्या होता है, प्लस. तो ये आ गया लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड. E is equal to left. This is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचा ये, इसको कर दिया हमने माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0. अब बीच का पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, बीच का पॉइंट एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि इसी से ही कैपेसिटर का चैप्टर स्टार्ट होगा. तो प्लस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में E1, और माइनस के कारण भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस अपनी तरफ खींचता है और प्लस रिपेल करता है, तो दोनों की डायरेक्शन एक हो गई, E1 और E2. तो यहाँ पर हमने लिया सेंटर या इनसाइड. E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू ये भी प्लस और ये है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों राइट साइड में है इसलिए दोनों प्लस, और दोनों को हमने ऐड कर दिया. दिस बिकम्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपस में बराबर हैं, सिग्मा के बराबर है ये 2 सिग्मा, 2 कैंसल, एंड दिस E इज इक्वल टू sigma upon epsilon. This is the most important result of all this exercise. कि दो प्लेट, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. What will be the answer?
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे। और ये आपको तुरंत याद आना चाहिए कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर, सिग्मा। ठीक है, जितना सिग्मा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके बाद थर्ड राइट साइड, ये राइट साइड है, इस प्लस के कारण इधर बनेगा E1 और इस माइनस के कारण ऐसा बनेगा E2। So this will be E is equal to E1 बना सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन प्लस, और E2 बना माइनस, दिस इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और अगर सिग्मा दोनों बराबर हैं, देन E is equal to 0। इससे हमको एक चीज पता लगी, एक प्लस और एक माइनस वाली प्लेट हो तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लेफ्ट और राइट में 0। सिर्फ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड, बाहर नहीं होता है, अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा, इससे पूरा अगला चैप्टर बना ये फैक्ट्स। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी था, सो दैट वी कैन स्टार्ट कैपेसिटर्स। Okay, so this is